नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच। मैं हूं आपके साथ कृतिका। न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती, बल्कि पावरफुल इम्पैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। जहां न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है, यहाँ प्रेजेंटेशन का मिलता है एक अलग और नया अंदाज। फिर चाहे वो खबर देश की हो या दुनिया की राजनीति को हो या अर्थव्यवस्था की या फिर हो आम आदमी से जुड़ी खबर से जुड़े हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से भी जानते हैं खबर से जुड़ा एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइंस पर। और टॉप लाइंस में सबसे पहली और प्रमुख खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी। जी हां, जहां पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता एक रोड शो कर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान लाइट चली जाती है। आखिर बंगाल में क्यों लाइट बंद और सियासत चालू है, बताएंगे विस्तार से इस खबर के बारे में। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो आपको बता दें, जहां बातचीत या फिर बमबारी, इसको लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि ईरान और अमेरिका की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें दूसरे दौर की वार्ता होनी है, लेकिन इस वार्ता पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। उधर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ से पलटवार भी ईरान की तरफ से लगातार जारी है। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, जो है आपसे जुड़ी हुई, क्योंकि अब रेलवे का स्पेशल समर वेकेशन और कंफर्म टिकट आपको मिलने जा रही है। जी हां, सीधे तौर पर हम देखें तो रेलवे की तरफ से समर वेकेशन के लिए तैयारियां इस समय पूरी की गई है। क्या है ये रेलवे की तरफ से तैयारियां, वो आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनावी रण इस समय अपने चरम पर है और जैसे जैसे मतदान करीब आ रहा है वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप भी तेज होते जा रहे हैं। रोड शो के दौरान अंधेरा छा जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो कहीं राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच टकराव ने हिंसक रूप ले लिया। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चुनाव प्रचार कर रही थी, रोड शो कर रही थी कि अचानक से अंधेरा छा जाता है, जिसको लेकर टीएमसी इस समय सवालों के घेरे में है। तो वहीं दूसरी ओर हम देखें तो पोर्श इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले और पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी इस समय सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए भवानीपुर में ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और साथ ही गैर जमानती वारंट वाले आरोपियों पर सख्ती के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला और लेटेस्ट अपडेट, जानेंगे अपने सहयोगी सौरभ दत्ता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बत्ती गुल सियासत चालू। तो जी हां, सियासत एकदम चालू है पश्चिम बंगाल में। वहां की एक जो तस्वीर सामने आई वो भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको लेकर इस वक्त टीएमसी जो है वो चौतरफा घिरी हुई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से गंभीर आरोप इस समय लगाए गए हैं और रोड शो के दौरान, दरअसल ये रोड शो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करती हुई नजर आ रही थी, बीजेपी के पक्ष में ये चुनाव प्रचार। लेकिन इसी दौरान रोड शो के बीच में ही जो लाइटें थी, वहां पर जो स्ट्रीट लाइटें थी वो बंद हो जाती हैं और ऐसे में जानबूझकर लाइटें बंद करने का ये आरोप इस समय लगाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। साथ ही आपको बता दें कि प्रियंका टिब्रेवाल के लिए ये रोड शो किया जा रहा था, उनके पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए। एंटाली से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है प्रियंका, और इसको लेकर जो मुख्यमंत्री वहां पर इस चुनाव प्रचार कर रही थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनकी तरफ से कई सारे गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं टीएमसी को लेकर। आखिर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा इस पर, आपको सुनाते हैं। बंगाल में कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, पर आप ये सोचें या मुझे आप डरा लेंगी तो ऐसा संभव नहीं है। हम इस अंधेरे में भी रोशनी का उजाला करेंगे। ये हजारों फ्लैश लाइट जो यहाँ जली हुई है, ये विश्वास, ये आशीर्वाद जो जनता दे रही है, यही हमारे लिए ऊर्जा है। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आपने सुना, जो उस समय वहां पर चुनाव प्रचार कर रही थी, लेकिन अचानक से स्ट्रीट लाइटें जो हैं, जो सड़क की लाइटें हैं, वो अचानक से बंद कर दी जाती हैं, जिस पर हमलावर होती हुई रेखा गुप्ता नजर आई और टीएमसी पर वो उन्होंने हमला बोला। लेकिन इसके साथ ही जहां एक तरफ ये सियासत पूरी बिजली को लेकर, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी कार्यकर्ताओं की दबंगई देखने को मिली है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से और पोर्ट निर्वाचन क्षेत्र में ये प्रचार किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, जहां भाजपा समर्थकों का पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
और विरोध करने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये गंभीर आरोप इस समय भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाया गया है। लेकिन कुल मिलाकर चुनाव प्रचार का दौर इस समय है, क्योंकि ऐसे में अगर हम देखें तो 2 चरणों में मतदान होना है, 23 तारीख को और उसके बाद में 29 तारीख को और 23 तारीख को, यानी कि परसों। तो ऐसे में चुनाव प्रचार जोरों शोरों से किया जा रहा है और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के कार्यकर्ता जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने आखिर क्या अपना दर्द बयां किया है, वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। কার্যকর্তাদেরকে বেধড়ক মার, কারো মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, কারো পা ভেঙে দিয়েছে, কাউকে মহিলাদেরকে ছাড়া হয়নি। ইলেকশন কমিশনকে আমরা জানিয়েছি, আমি এখন যাব ইকবালপুর থানায়, ওই ডিসি শাস্তি চাইছি। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राकेश सिंह जो कहीं ना कहीं इस हमले में घायल हुए हैं, उन्होंने सीधे तौर पर टीएमसी के जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे उन पर सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं गंभीर। और इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की जा चुकी है वो भी आपको बता दें, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो अभी तक 3 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जहां तीनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर रखा है। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी ने ये एफआईआर दर्ज किया है, जिसके बाद में पुलिस ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन जहां एक तरफ ये कार्रवाई और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भवानीपुर में भी बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आई है। दरअसल भवानीपुर की अगर हम बात करें तो फ्लाइंग स्क्वाड के 3 सदस्यों को सस्पेंड यहां पर कर दिया गया है और चुनाव आयोग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सत्य रंजन पाल पर भी एक्शन होता हुआ नजर आया चुनाव आयोग की तरफ से। मजिस्ट्रेट सौभिक नंदी और साथ ही सुरंजन दास पर भी एक्शन लिया गया है। इन 3 लोगों पर यह एक्शन हुआ है। औचक निरीक्षण के दौरान ये लोग अपनी ड्यूटी पर वहां पर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से इन तीनों व्यक्तियों पर एक्शन लिया गया। भवानीपुर थाने में मौजूद पाए गए तीनों अधिकारी और विभागीय जांच के भी फिलहाल इस समय निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो ऐसे में ये कार्रवाई भी इस वक्त की जा रही है। और साथ ही एक और बात इसमें सामने है, जहां इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन इस समय सख्त मोड अपनाता हुआ नजर आया और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सरेंडर नहीं तो घर से गिरफ्तारी होगी। दरअसल सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि गैर जमानती वारंट वालों को आप गिरफ्तार करें जल्द से जल्द। अपराधियों को सरेंडर करने की भी वार्निंग इस समय चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है और कहा गया है कि आज आरोपी आत्मसमर्पण कर दे खुद थाने में आकर के। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुमान के अगर हम देखें तो करीब 4000 के खिलाफ गैर जमानती वारंट है और उन सभी के खिलाफ सख्त निर्देश इस समय दिए गए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी एक प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या है उनका रिएक्शन, वो भी आपको सुनाते हैं। ইলেকশনের আগে অনেককে অ্যারেস্ট করার পরিকল্পনা করেছে, লিস্ট আমি পেয়ে গেছি। আমরাও কোর্টে যাব এবং আমরাও জেনে রাখুন প্রত্যেকটা কেসে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে লড়বো। तो ममता बनर्जी को आपने सुना, यानी कि आप ये सोचिए कि चुनाव आयोग ये निर्देश दे रहा है कि जिन लोगों के खिलाफ वारंट जारी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और ऐसे लोगों की संख्या करीब 4000 है, लेकिन उसके खिलाफ भी ममता बनर्जी चुनाव आयोग के खिलाफ कहीं ना कहीं इस वक्त उतरती हुई नजर आई और गंभीर आरोप उनकी तरफ से एक बार फिर से लगाए। हालांकि ये गंभीर आरोप का सिलसिला आज का नहीं है, लगातार सीधे तौर पर हम देखें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर बार चुनाव आयोग पर हमलावर होती हुई नजर आई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो तस्वीरें इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार कर रही थी और इस दौरान अचानक से जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो बंद कर दी जाती हैं, जिसको लेकर टीएमसी पर गंभीर आरोप भी लगाए गए। कृतिका, देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, 23 अप्रैल 16 जिला के 152 सीट में चुनाव है और फिर दूसरी चरण में 29 अप्रैल को कोलकाता की वोट है और कोलकाता के वोट को सामने रखकर अब कोलकाता में भी चुनाव का जो प्रचार है वो तेज हो रहा है। और जैसे जिले में देखने को मिला है, इस बार बीजेपी की रैलीज में कोलकाता में भी काफी सारे उत्साह देखने को मिल रहा है। काफी जनता में काफी उमंग है इस सारी रैलीज को लेकर, जो बीजेपी के रैलीज को लेकर, जो बीजेपी के जो सेंट्रल लीडरशिप है, अदर स्टेट के जो लीडरशिप है जो आ रहे हैं कैंपेन में। वैसा ही एक रैली था इंटेली में, जिसमें दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता वहां पे मौजूद थी।
तो अचानक से देखा गया कि एक जगह पर आकर जो स्ट्रीट लाइट्स है वो बंद हो गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो टीएमसी रैलीज में दावा करते हैं कि पहले लोड शेडिंग होता था, अब लोड शेडिंग नहीं होता है, मतलब बिजली नहीं जाती, खुद सीएम ये बात कहती है, तो फिर एक हाई प्रोफाइल रैली जिसमें एक स्टेट की सीएम मौजूद है, तो वहां का बिजली कैसे चला गया? ये सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार। और अगर उस इतने सारे लोग थे, तस्वीरों में देखा जा रहा है कि कितने सारे लोग थे, अगर कोई घटना घट जाती तो जिम्मेदार कौन होता? जी सौरभ, इसको लेकर और इसी के लेकर ये सवाल चल रहा है कि रैली चल रही है, लोकल पुलिस क्या कर रहा था? बिल्कुल। क्यों तो इस बात की जानकारी नहीं लिया कि क्यों वहां का बत्ती गुल हो गया? तो बीजेपी का कहना है असल में बीजेपी के रैलीज को देखकर टीएमसी का बत्ती गुल हो रहा है, इसीलिए इतने सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सौरभ, अगर हम देखें तो हाल ही में चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा एक्शन लिया जा रहा है और जितने भी गैर जमानती वारंट जिन भी अपराधियों के खिलाफ है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की निर्देश दिए गए कि या तो आप सरेंडर कर दें, नहीं तो घर से आपकी गिरफ्तारी होगी। अब इसको लेकर भी ममता बनर्जी को समस्या है। कृतिका, देखिए, ये हर चुनाव में इलेक्शन कमीशन प्रिवेंशन अरेस्ट का एक कदम उठाता है ताकि चुनाव के वक्त जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, जो नॉन क्रिमिनल्स हैं, वो कोई अशांति ना फैलाएं, वहां पे कोई ऐसा कदम ना उठा पाए ताकि चुनाव हिंसा मुक्त, भय मुक्त चुनाव करने का इलेक्शन कमीशन का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं जाके डिरेल हो। लेकिन इस बार इसी कदम को, इससे पहले भी कई बार इंस्ट्रक्शन जारी किए गए, लेकिन इस बार चुनाव आयोग उन सारे नियमों का पालन हो, इसके बारे में काफी सख्त है। और इसी को लेकर चुनाव आयोग के इस कदम को भी अभी टीएमसी का जो कहना है उससे तो यही कहना पड़ेगा कि उसको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। खुद सीएम कह रही है कि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। और इधर टीएमसी के तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर किया गया है जिसका सुनवाई बुधवार को है। टीएमसी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया कि अगले 150 घंटे में बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पहले से एक गाना गा रही है टीएमसी, जो अब जब ये कदम उठाए जाएंगे, जब ये बात सामने आएगा कि जो नॉन बेनेबल अरेस्ट जिन लोगों के खिलाफ है, जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, असल में वो तृणमूल के खेमे में हैं, ये बात जब सामने आएगा उससे पहले ही टीएमसी अपना नैरेटिव सेट कर रही है, ऐसा माना जा रहा है। इसके साथ ही सौरभ, एक और मामला सामने आया जहां पर टीएमसी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं इस एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए और टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी भी नजर आई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ रुक करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर का। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर, जहां मिडिल ईस्ट में तनाव अब एक बार फिर से बढ़ रहा है। एक तरफ अगर हम देखें तो अमेरिका का दबाव है, तो दूसरी तरफ ईरान की दो टूक नहीं झुकेंगे। और जिस शांति वार्ता पर उम्मीदें थी, अब वही बातचीत कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। और दूसरे दौर की बातचीत को लेकर अटकलें बेशक तेज हैं, लेकिन संकेत भी साफ है कि बात अभी बनती नहीं दिख रही। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से आक्रामक तेवर अपनाए और सीधे तौर पर समझौता नहीं होने पर बमबारी की धमकी दे डाली। इसके साथ ही हॉर्मुज पर नाकाबंदी जारी रखने का भी ऐलान उनकी तरफ से किया गया, यानी कि दबाव की पूरी रणनीति तैयार है। लेकिन वहीं ईरान का जवाब भी उतना ही सख्त है कि सरेंडर नहीं बल्कि सामना करेंगे। अब ईरान का कहना है कि धमकियों के साए में कोई बातचीत नहीं होगी, जिस वार्ता की बात लगातार अमेरिका कर रहा है। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या कूटनीति का रास्ता बचेगा या फिर टकराव की आहट और तेज होगी? क्या ये वार्ता शांति लाएगी या फिर एक और बड़े संकट की शुरुआत बनेगी? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानेंगे अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं ईरान यूएस वार्ता पर सस्पेंस। तो जी हां, ईरान यूएस वार्ता पर अभी फिलहाल सस्पेंस जारी है, क्योंकि दूसरे दौर की वार्ता को लेकर के अटकलें जरूर तेज हो गई है। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये जानकारी मिली है कि वार्ता के लिए अगर हम देखें तो जेडी वेंस अभी रवाना नहीं हुए हैं
और ऐसे में वार्ता होगी या नहीं होगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। फिलहाल बातचीत की कोई योजना ही नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। और इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता होनी है 22 अप्रैल को। अब सीज फायर की जो डेडलाइन है वो भी अब खत्म हो रही है, तो ऐसे में ये दूसरे दौर की वार्ता होगी या नहीं होगी, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति धमकी दे रहे हैं ईरान को, वहीं दूसरी तरफ ईरान भी लगातार पलटवार इसको लेकर के कर रहा है। अब ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से भड़कते हुए नजर आए और उनके एक अलग ही तेवर जो हर बार नजर आते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर समझौता नहीं होगा तो इस बार बमबारी होगी, हॉर्मुज पर यूएस की जो नाकाबंदी है वो भी जारी रहेगी और जंग में अमेरिका की जीत तय है। एक बार फिर से ये बात उनकी तरफ से कही गई, अमेरिकी की राष्ट्रपति की तरफ से। ईरान से समझौता करने का दबाव नहीं है, ये बात वो कह रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान भी है जो साफ संकेत दे चुका है। ईरान कह रहा है कि हम नहीं झुकेंगे और हम सामना करेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे। दरअसल जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने आया तो उस बयान के बाद में ईरान ने भी साफ दो टूक मैसेज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। और सीधे तौर पर ट्रंप ने ईरान को जिस तरीके से ट्रंप ने बोला था उसके बाद में अब ईरान की तरफ से ये कहा गया। और ईरानी संसद अध्यक्ष गालिबाफ की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया। धमकियों के साए में बातचीत बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। बातचीत के बहाने यूएस जो है वो सरेंडर चाहता है, ये बात ईरान कह रहा है। ईरान को झुकाने की अगर हम बात करें तो बातचीत के बहाने सरेंडर यूएस चाहता है और ईरान को झुकाने की कोशिश जो है वो नाकाम होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, सबसे पहला और कॉमन सवाल अगर हम देखें तो हर किसी के जहन में एक यही सवाल है कि 22 तारीख को सीज फायर की डेडलाइन खत्म हो रही है और ऐसे में जो अगले दौर की वार्ता है जो इस्लामाबाद में होनी है वो वार्ता हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसको लेकर क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? देखिए, इसमें असमंजस की स्थिति तो है क्योंकि ईरान जिस तरीके से रिप्लाई कर रहा है, ईरान का कहना है कि जो जंग में नहीं प्राप्त कर पाए वो वार्ता के टेबल पे कैसे प्राप्त करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे जब वार्ता इसीलिए होती है कि जंग में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता, इसीलिए वार्ता के टेबल पे आया जाता है कि जहां तक जंग में पहुंचे उससे आगे अब कहां पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी जो सूत्रों से खबर आ रही है हमारे पास उसमें है कि अंततः मुझे लगता है कि ईरान अपने प्रतिनिधि भेजेगा बातचीत के लिए। अमेरिका की तरफ से प्रतिनिधि तैयार है आने के लिए। तो इस मसले में कहा जा सकता है कि बातचीत की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि देखिए ईरान पर भी दबाव काफी है। ईरान पर भी दबाव, देखिए चीन का भी ईरान पर दबाव है, दुनिया के सभी देशों का ईरान पे दबाव है, क्योंकि देखिए चीन के साथ ईरान का बहुत बड़ा व्यापार होता है। और जिस तरीके से अमेरिका ने चारों तरफ गल्फ ऑफ ओमान और अरब सागर में अपने जंगी बेड़े खड़े कर दिए हैं, उसके बाद से ईरान का व्यापार तकरीबन ठप हो जाएगा। और व्यापार पूरी तरह ठप होने का मतलब है कि आपकी आर्थिक गतिविधियां जो बाहरी है, जिसके माध्यम से बाहर से पैसा आता है, डॉलर आता है, वो डॉलर पूरी तरह रुक जाएगा। आप व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में भी सक्षम नहीं हुए। तो यह दबाव है ईरान पे कि इसे कैसे करें। लेकिन निश्चित तौर पे वार्ता के पहले एक जो होता है कि अधिकतम प्रेशर बनाना है, वो प्रेशर ईरान बनाता है। पिछली वार्ता के पहले भी हमने देखा था कि ईरान ने अधिकतम प्रेशर बनाने की कोशिश की थी और उसके बाद अंत में वार्ता के टेबल पे आए थे। और इस बीच में देखा जा रहा है कि ईरान का नुकसान लगातार बढ़ रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से जो उन्होंने रोक रखा है, इसके चलते दुनिया में भी एक परेशानी, ईरान अपनी सहानुभूति खो रहा है। तो इस सारी स्थितियों को देख के लगता है कि अंत में जो अंतिम तिथि आने वाली है उसके पहले कोई न कोई वार्ता की शुरुआत हो जाएगी। और निश्चित तौर पे हो सकता है कि वार्ता वो एक दिन से ज्यादा चले, एक दौर से ज्यादा चले। लेकिन दबाव बना हुआ है दोनों पे। अमेरिका पर भी दबाव है क्योंकि अमेरिका की वजह से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बना रुका हुआ है, यह भी खोलना जरूरी है। तो यह स्थिति है, असंतुलन की स्थिति है। लेकिन बिल्कुल अखिलेश, ये जो वार्ता होनी है इस पर फिलहाल अभी सस्पेंस है, लेकिन आप लगातार इस पर अपनी नजर बनाए रखेगा और हम तक भी अपडेट पहुंचाते रहेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ऐसे में देखना होगा कि 22 तारीख जो डेडलाइन है सीज फायर की वो खत्म होती है या उसको आगे बढ़ाया जाता है। ये सारी चीजें अब डिपेंड है दूसरे दौर की वार्ता पर। अब ये वार्ता होती है या नहीं होती, लेटेस्ट अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इसी बीच न्यूज पर जो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। भले ही मौसम गर्मियों का हो, लेकिन इस मौसम में भी लोग, भारत के जो लोग हैं वो ट्रैवल करना काफी पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां पड़ जाती हैं और फिर कोई पहाड़ों पर तो कोई अपने गांव, अपने घर घूमने के लिए चला जाता है। और जैसे ही छुट्टियां शुरू होती हैं वैसे ही ट्रेनों में भीड़ भाड़ और मारामारी भी बढ़ने लगती है। पर इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। और किस तरीके से आपको मिलेगी राहत इस बार गर्मियों की छुट्टियों के लिए और क्या है तैयारी भारतीय रेलवे की, बताते हैं आपको। क्योंकि सबसे पहले बताते हैं जहां रेलवे की तरफ से जो बड़ा कदम इस समय उठाया गया है, जिसके जरिए यात्रियों की जो सुविधा है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि 3 महीने के लिए स्पेशल समर ट्रेन चलाने की ये बात कही गई है, जिसमें अगर हम समर स्पेशल ट्रेनों की बात करें तो करीब 908 समर स्पेशल ट्रेनों को इस समय मंजूरी मंत्रालय की तरफ से दी गई है, जिसमें ये जो 908 ट्रेनें हैं वो पूरे देश भर में 18,000 से ज्यादा ट्रिप यानी कि फेरे लगाती हुई नजर आएंगी अगले 3 महीनों के अंदर, खास तौर पर क्योंकि 660 ट्रेनों की अधिसूचना तो पहले से ही जारी हो चुकी है। इन 660 ट्रेनों के जरिए आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन बाकियों की भी अधिसूचना जो है वो बहुत जल्द ही जारी की जाएगी। 15 अप्रैल से लेकर के 15 जुलाई तक ये सेवा जारी रहेगी और सभी जोन से में बेहतर कनेक्टिविटी की एक कोशिश ये भारतीय रेलवे की तरफ से की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही यात्रियों को आखिर किस तरीके से फायदा मिलेगा रेलवे के इस कदम से, वो भी आपको बताते हैं। क्योंकि इसके जरिए कहीं ना कहीं जो कंफर्म बर्थ मिलने की संभावना है वो बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब संख्या ट्रेनों की बढ़ेगी तो कंफर्म बर्थ मिलने के भी चांसेस ज्यादा होंगे। आपकी टिकट जब आप बुक करेंगे तो वेटिंग लिस्ट में आने की संभावना कम हो जाएगी, वेटिंग लिस्ट में भी भारी कमी आएगी, यात्रा आपकी सुगम भी होगी और ज्यादा आरामदायक होगी। और इसके साथ ही शहर और जो छोटे शहर है, कस्बे हैं, उनमें जो कनेक्टिविटी है वो भी बेहतर होगी और भीड़ कम होने से स्टेशनों पर बेहतर मैनेजमेंट भी हो पाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत राय इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। निशांत, सीधे तौर पर समर वैकेशन के खास तौर पर ध्यान रखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने की ये बात कही गई, जिसमें 900 से ज्यादा ट्रेनें जो 18,000 से ज्यादा फेरे लगाती हुई नजर आएंगी और इसका सीधा लाभ होगा ट्रेन यात्रियों को। देखिए, बिल्कुल भारतीय रेलवे समय समय पर यात्रियों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से स्पेशल ट्रेनें चलाता है, क्योंकि समर वेकेशन का टाइम है और बड़ी संख्या में लोग पूरे देश भर से अपने गांव घर को जाते हैं। इसलिए भारतीय रेलवे इस तैयारी को पूरी तरीके से करने के लिए उसने ट्रेनों की घोषणा की गई है। लगभग 11,000 से ज़्यादा जो फेरे हैं उनकी अधिसूचना जारी कर दी है। और अगर मैं आपको बताऊं तो किस तरीके से जोन वाइज इन्होंने किया है, साउथ सेंट्रल रेलवे में 124 ट्रेनें हैं दी गई हैं जो 1,184 फेरे लगाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए बाकी जगह भी कुछ इसी तरीके से जो है रेलवे के द्वारा तैयारी की गई है। अगर बात की जाए ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तो 3,000 के आसपास फेरों की बात की गई है। नॉर्दर्न रेलवे की बात की जाए तो 2,000 के आसपास फेरों की बात की गई है। पूरी तरीके से भारतीय रेलवे ने अपनी तैयारी कर रखी है ताकि किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना हो। हमने देखा था कि छठ और दिवाली के समय इस तरीके की व्यवस्था की गई थी, उससे पहले भी त्योहारी सीजन में इस तरीके की व्यवस्था की गई थी। तो भारतीय रेलवे यात्रियों की यात्रा सुखद, आरामदायक और सुरक्षित हो, हमेशा इन 3 पहलुओं को लेकर काम करता है, जिसके चलते फिलहाल हम देख रहे हैं कि 18,000 से ज्यादा फेरों की बात की जा रही है ताकि यात्री अपने अपने गंतव्य स्थान पर जा सके और वापस भी, चूंकि ये 15 अप्रैल से शुरू किया गया है, और वापस भी वो अपने, जब बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं तो अपने गंतव्य स्थान तक आ सके जहां पर वो काम करते हैं। पूरी तरीके से इन चीजों को ध्यान में रखकर रेलवे के द्वारा इन ट्रेनों की घोषणा की गई है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए निशांत। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें
तो भारतीय रेलवे की तरफ से ये बड़ी तैयारी इस समय की गई है और इन ट्रेनों की अगर हम बात करें तो जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही, समर स्पेशल ट्रेन, जिनकी संख्या 908 है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि इन ट्रेनों को 15 अप्रैल से लेकर 15 जुलाई तक चलाया जाएगा, जिससे कि आप अपने घर जा भी सकते हैं और आसानी से वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि जुलाई में सभी बच्चों के स्कूल भी खुल जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ अगर कहीं बाहर जाने का या अपने गाँव जाने का कुछ प्लान कर रहे हैं तो जल्द से जल्द टिकट आप बुक करा सकते हैं, जिससे कि भीड़-भाड़ से भी आप बचेंगे और आपकी सीट कंफर्म होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।